मैं रमजान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज और मैं हूं आपके साथ फरीद रईस। 14 रमजान मुबारक है और तकरीबन हम रमजान के अब वस्त में आ गए हैं, इन द मिडल ऑफ दिस होली मंथ और रमजान नबिया जी 14 कल 15 रोजे हो जाएंगे तो तकरीबन 50% ऑफ ये माह मुबारक जो है वो गुजर चुका होगा। और कैसे ये 15 दिन लग रहा है कि गुजरे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ा। और मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा स्लो लग रहा था स्टार्टिंग में कि बस बहुत लंबा जाएगा रमजान, लेकिन अब आप देखें कि मार्केट्स भी खुलने का जो है वो इतलात सामने आ रही हैं। कुछ लॉकडाउन में कहीं नरमी करनी है, कहीं नहीं करनी है, कुछ मिली जुली खबरें फरीद मौसूल हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से कि जब एक बार मार्केट्स खुल जाएंगी तो शायद हमें रमजान की वो रौनक और ईद का वो जो एक है ना जो खुशी होती है शायद वो हमें शहर में नजर आए, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात करना बहुत जरूरी है। एसेंस, आप जिस एसेंस की बात करी, मैं अभी देख रहा था वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो इसमें ये बात कर रहे थे कि कुछ जो छोटी मार्केट्स हैं वो सैटरडे संडे बंद रहेंगी। इसके अलावा कुछ जो मार्केट्स हैं वो सुबह फजर से खोलने की बातें हो रही हैं कि सुबह फजर से वो खुलेंगी और शाम के 5 बजे तक। तो ये ऑल टुगेदर हम जब देखते थे कि डे लाइट सेविंग है और जल्दी दुकानें और बाकी कारोबार बंद करने की बात होती थी, तो यही ताजिर होते थे जो उस वक्त प्रोटेस्ट करते थे। यही वो सारे लोग होते थे जो कहते थे ना ही हम अर्ली दुकानें खोल सकते हैं और ना ही हम देर से बंद कर सकते हैं। फरीद, इसका फायदा आपको बाद में दिखाई देगा, यानी कि चेंज आएगा हमारे कुछ लाइफस्टाइल में? आपको लगता है कि कुछ टाइमिंग्स वगैरह, या हम फिर से उसी पैटर्न पर इवेंचुअली आ जाएंगे जिस तरह से आपका भी बहुत ट्रेवल रहता है, मेरा भी रहा है। तो हम लोग, मैं बड़ी परेशान हुई जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई कि भाई 5 बजे सब कुछ बंद, खाने पीने की, और मतलब इतनी बोरियत। मैंने कहा नहीं, मुझे वापस पाकिस्तान भेज दो, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। तो हम लोग यूज्ड टू एक्चुअली, हमारी जो सोसाइटी और जो चीजें ना, हमारे यहाँ लोग जो है वो अर्ली, वो जिसे कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज वाली जो एक कहावत है, तो हमारे यहाँ बेसिकली उस तरीके से जल्दी कारोबार शुरू करने का रुझान है नहीं। उसी तरीके से अगर कारोबार आप जल्दी शुरू करेंगे तो उसको जल्दी बंद भी करेंगे। लेट्स सी आगे चल के होता है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉकडाउन है उसको अब कल से ग्रेजुअली जो है वो ईज किया जाएगा, हल्का किया जाएगा। तमाम जो इंडस्ट्रीज और बाकी जो चीजें उसको आहिस्ता आहिस्ता, बट एसओपीज जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके तहत खोला जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो बात करने के लिए मौजूद हैं, जो मेहमान हमारे साथ हैं, स्काइप के ऊपर मौजूद हैं। शाजिया शाहीन हमारे साथ हैं जिनका ताल्लुक है इदारा इस्तेहकाम और तरक्की से, और ये कहते हैं कि स्ट्राइविंग फॉर प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपको रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा कि अब जबकि कोविड-19 से हम कोप अप कर रहे हैं, दुनिया के अंदर बाकी ममालिक में भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, पाकिस्तान में भी हुकूमत ने इस बात का तयन किया है कि इस लॉकडाउन को ईज आउट मजीद करना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन से मजीद इसको आसान किया जाए, और कल से गवर्नमेंट ये स्टेप ले भी लेगी। आप मुझे बताइएगा कि ओवरऑल कोविड-19 को लेकर आपके इदारे ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया रिलेटेड टू द पीपल, उनको सपोर्ट पहुंचाने के हवाले से, उनको एजुकेट और अवेयर करने के हवाले से? थैंक यू। एक तो पहले जो सवाल आप जिस तरह से हमने बात शुरू की है कि अब पूरी दुनिया में ना अभी इस वक्त जो लॉकडाउन को ईज करने की बात हो रही है ना, वहाँ पर पूरा जो है ना एक पीक देख चुकी है उन कंट्रीज ने, और फिर अब वो थोड़ी सी कर्व फ्लैटन करने के बाद, थोड़ा सा प्लंग करने के बाद अब वापस आ रहे हैं ना थोड़ा सा। हमारी जो सिचुएशन है, हम हर रोज पीक पे जा रहे हैं। अभी हम लोग उस सिचुएशन पे नहीं आ रहे हैं कि जहां पर हमारे केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो हमें इस तरह के मेजर्स जो हैं या इस तरह के फैसले बहुत ही हौसलामंदी और बहुत दानिशमंदाना तरीके से आप ये समझती हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है कि कल से लॉकडाउन को ईज कर दिया जाए, ये फैसला अभी नहीं लेना चाहिए था? मेरा ये ख्याल है, हमारा ये ख्याल है कि अभी इस वक्त हम ये इमेच्योर फैसला है कि इस तरह से करेंगे तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन शाजिया जी, अगर मार्केट्स, बाजार वगैरह खुल जाते हैं, आपको क्या लगता है लोगों के रुझान में कितनी तब्दीली आपने इस पूरे अरसे में देखी है? और आपको लगता है चूंकि ईद भी आने वाली है, 15वां रोजा हो जाएगा कल, लोग जो प्रिकॉशंस हैं उसको करेंगे, मतलब कि एहतियात बरतेंगे बाहर जाते हुए, या ऐसा नहीं होगा? मुझे लगता है कि शायद नहीं हो सकेगा। मुझे फियर है, आई विश कि ऐसा हो, और बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आई है और ज़रूर इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे मीडिया ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, लेकिन जहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँच पाई है ना, जैसे गाँव देहातों में जहाँ पर इस वक्त रोज़गार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत एहतियाती तदाबीर के, जहाँ पर इस वक्त
बात ही नहीं पहुंची है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती चले है। जहाँ पे आपके sanitizer इदारे का के नाम नहीं पता रिस्पांस है। के हवाले से जरा बात कर लेते हैं शाजिया, क्योंकि जो बात है इसको हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं कि रिगार्डिंग द रिस्पांस टुवर्ड्स कोविड-19, ये तो लोगों के ऊपर है, लोगों ने एसओपीज पर इम्प्लीमेंट खुद से करना है। गवर्नमेंट जहां एक तरफ उनके रोजगार का, इकोनॉमी का सोच रही है, वहीं लोगों को भी हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। आपके इदारे ने किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन, रिगार्डिंग उनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प, या फिर दूसरे तरीके से आपके इदारे ने कैसे उसको रिस्पॉन्ड बैक किया? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो हम यहाँ से हमने अपना काम शुरू किया कि जो शुरू में ही डिस्कशन और बहस होनी शुरू हो गई थी कि ये जो कोविड है या जो कोरोना है, ये इसका कोई मजहबी रंग नहीं है। कभी हम कह रहे थे कि ये ज़ायरीन की वजह से आया है, फिर उसके बाद हम कह रहे थे तबलीगी जमात की वजह से आया है। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर हमने अपना कदम उठाया कि हमने तमाम उलमाए कराम से और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने कैंपेनिंग शुरू की है। रेडियो पर, टीवी पर प्रोग्राम किए हैं जहां पर हम ये बता रहे हैं कि ये जो मुतअद्दी बीमारी है, ये वायरस है, इसका ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं है। ये हमें इसको एज ए आफत और वबा के तौर पर ही लेना चाहिए। दूसरा जो है वो हमने इसके साथ साथ काम किया है कि हमने जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, वो सुपर हीरोज़ हैं, उनको बहुत सारे प्रोटेक्शन और बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़रूरत है। तो उसमें से एक जो हिस्सा है, जो एक साथी हैं जिनको हम सैनिटरी वर्कर्स के नाम से याद करते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं जो कि सफाई का काम करते हैं, उनको हम अक्सर भूल जाते हैं या उनका काम बहुत अहम है कि उन्होंने सफाई करनी है, उन्होंने लोगों से मिलना है, उन्होंने वो तमाम चीज़ें संभालनी है जहाँ से सफाई का ताल्लुक जो होता है। तो हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो काम शुरू किया। तो हमने लाहौर में और हैदराबाद में सबसे पहले हमने उनको हाइजीन किट्स प्रोवाइड किए हैं। हाइजीन किट्स में उनको प्रोटेक्शन मास्क दिए हैं, उनको सैनिटाइजर दिए हैं, उनको हमने मास्क दिए हैं, उनको ग्लव्स दिए हैं और ख़ास तरह का एक वो जो पहनने के लिए उनका कॉस्ट्यूम है, ताकि उनकी ज़िंदगियां तो बचें, ताकि वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो पहले इससे मुतासिर ना हो, क्योंकि एक बंदा मुतासिर होकर आएगा तो फिर फैमिली में बहुत अच्छा शाजिया जी, कैसे अवेयरनेस मजीद बढ़ाई जा सकती है? जैसे आपने बात की कि रूरल एरियाज में भी कम है लोगों को अवेयरनेस, आपने बात की कि आपका जो इदारा है वो रेडियो के जरिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत हद तक काम करने की जरूरी है, मजीद अवेयरनेस फैलाने की जरूरी है, आगाही से मुतालिक बात करने की इस वक्त जरूरत है। क्या किया जाएगा इन फ्यूचर इस हवाले से? आपका इदारा किस तरह से आगे होगा? जिस तरह हम लोग साथ दे रहे हैं इस वक्त हुकूमत का कि हमने मुख्तलिफ ऐसे जो डेली वेजर्स थे जिनका रोज़गार ख़त्म हुआ है कराची में, ये जैसे लाहौर में, तो हमने उनको एंगेज कर लिया कि जिनके पास साइकिल भी है तो हम उनको अपने साथ एंगेज करते हैं। जैसे हमने 2 यूसीज कराची ईस्ट में और कराची वेस्ट में हमने कुछ वॉलंटियर्स को एंगेज किया है और उनको हम डेली वेजेस के हिसाब से हम उनको पे करते हैं और उनसे अनाउंसमेंट करवाते हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में। उनको लाउड स्पीकर्स लेकर दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर जो है वो, और वो उन जगह पे हमने उनको एंगेज किया जो कि हॉटस्पॉट्स हैं इस वक्त। और तरीकेकार आपका क्या रहा एंगेज करने का? किस तरीके से आइडेंटिफाई आपने किया? कोई डेटाबेस आपके पास था, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ चीजें थी, या फिर आपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर रैंडमली आइडेंटिफाई किया इस तरह के लोगों को? नहीं, हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन तक जो कि एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद थे, जिनके और वो हमने उनके वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ पे कराची में है उनकी मदद से और फिर एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट से जो सिलेक्शन हमारा क्राइटेरिया था उसमें वो लोग थे जिनके पास इस वक्त कोई आमदनी नहीं है और जिन तक इस वक्त तक कोई सपोर्ट नहीं पहुंच पा रही थी। तो हमारे लिए लिखना पढ़ना, ये लिटरेसी इंपॉर्टेंट नहीं थी, हमारे लिए था कि उनका वो लोग जो हैं जो पेंट कर रहे थे, वो लोग जो हैं जो मिस्त्री थे, जो रोज की दिहाड़ी या डेली वेजर या लेबर में जो अपना काम कर रहे थे, उनको हम एंगेज करें। ठीक है, आपने आइडेंटिफिकेशन का तो प्रोसेस बताया, ये भी जरा बता दीजिएगा कि ओवरऑल इस वक्त चूंकि जब ईज आउट हो रहा है, घरों में लोग बैठ के बहुत सारे हमने ये भी फील किया कि डोमेस्टिकली साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं, तो क्या लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट से या उसको कोप अप करने के लिए कोई आपने काम किया है? हम खुद, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो इस वक्त इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, लेकिन हमने जो 2 ऑर्गेनाइजेशन जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, हमने उनकी हेल्पलाइन का नंबर जो है और जो उनका पैनल है, जैसे टेली हेल्थ सर्विस है, उसको हमने बहुत ज़्यादा जो है वो डिसेमिनेट किया है, क्योंकि ये हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसके लिए फिर हम जो ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए काम कर रही हैं उनको हम लोगों के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत एक्टिवली साइको सोशल सपोर्ट के लिए काम कर रही हैं और उनकी हेल्पलाइन मौजूद है और उनके पास बाकायदा साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं जो लोगों को कॉल करते हैं और सपोर्ट मांगते हैं। ठीक है,
आपने बात की कि आपने हेल्पलाइन नंबर्स दे दिए हैं ताकि लोग वहाँ पे जा सके। ओवरऑल इस वक्त आपने कोई राशन प्रोवाइड वगैरह भी किया है लोगों में, चूंकि जो लोग, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो बावजूद गवर्नमेंट के हेल्प के बावजूद भी वो रह गई हैं, तो कोई आपने फिजिकल उनको पहुंचाया है, उनको आइडेंटिफाई करके कि उनको खाने पीने का सामान वगैरह? नहीं, अभी हम लोगों ने ये काम नहीं किया है। अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है हैदराबाद में 500 फैमिलीज को, हैदराबाद, बदीन और टंडो मोहम्मद खान में, और ये अभी हमने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन हम वो देख रहे थे कि बहुत सारी सपोर्ट सैलानी की सूरत में, एधी की सूरत में, बहुत सारे और चैरिटी के इदारे हैं वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो हमने जो अपना काम है वो ज़रा डेवलपमेंट और ज़रा प्रिवेंटिव साइड पे रख दिया है कि जैसे जिन जिन इलाकों में हम ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी की अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे वो काम करें। और दूसरा, हमने हैंड वॉशिंग स्टेशन जो हैं वो जगह जगह पे लगाए हैं। हमने सोप्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कराची में है, जैसे लाहौर में है, जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, और ख़ास तौर पर वो वाले एरिया जो कि पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है। तो हम अपना काम जो है वो इस नहज में कर रहे हैं कि वो वाला काम तो बहुत ज़्यादा हमारा, चूँकि मुल्क बहुत ज़्यादा चैरिटी पे यकीन रखता है और हम इस बात पर मुसलमान हैं तो हम समझते हैं कि दूसरे घर को भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं वो ये कि हम प्रिवेंशन जितनी कर सके हम उस तरफ जाएँ। जैसे अभी हमने लाहौर की, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची, और वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में हम हैंड वॉशिंग स्टेशंस लगा रहे हैं 4-4 के यूनिट्स के साथ। ये कितने लगाए वैसे आप अगर हमें फिगर्स बता सके ओवरऑल अक्रॉस पाकिस्तान के हैंड वॉशिंग स्टेशन जो हैं वो कहाँ पे, और फिगर्स कोई आप मुझे रफ एस्टिमेट बता सकती हैं कि अंदाजे ने कितनी फिगर्स में ये लगाए गए, इंस्टॉल किए गए? देखिए जी, इस वक्त हमारे 40 हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में। उनकी जगहों की जो उनकी तैनाती है वो ये है कि जो पनाह गाहें 6 चीफ मिनिस्टर यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर लगाई हुई हैं, वहाँ पर हैं, और इस तरह लाहौर में हैं, और फिर लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल और इस तरह की जगहों पे हम लोग हॉस्पिटल्स ने अभी हम वहाँ पे इंस्टॉल करे हैं। तो 40 एक चंक में हैं और 19 जो है वो दूसरे चंक में हैं जो कि कराची में हैं, जिसमें हम ट्रॉमा सेंटर को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हम पनाह गाहों के एड्रेसेस ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये लगा रहे हैं। कराची में जो है वो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है। तो ऑल टुगेदर वी विल बी इंस्टॉलिंग लाइक 60 हैंड वॉशिंग स्टेशंस, और एक जो है वो पब्लिक टॉयलेट, चाहे वो जहाँ पर हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इजाज़त दे देती है मेल और फीमेल के लिए, वो हम वहाँ पर बना रहे हैं कराची में। तो 2 उसमें एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं हमने। अपना सब जो सर्वेयर होता है, इंजीनियर होता है, उसमें एक सी व्यू का एरिया है एक जगह पर कि हमें अगर वहाँ पे ज़मीन, लैंड मिल जाती है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने सारा काम कर लिया, अब गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त देनी है कि हम ये काम कर लें वहाँ पर। और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन आती है, जितना ट्रैवलर्स आते हैं इन जगहों पर या हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो वी आर अप्रोचिंग कि हम लोग बाय द एंड ऑफ जुलाई और अगस्त जो हमारा अपना प्लान है और लोगों तक पहुंचने का जो प्लान है कि वी विल बी एक्सेसिंग और आउटरीचिंग टू अराउंड 50,000 पीपल बाय द एंड ऑफ जुलाई। दैट इज आवर एस्टिमेट। शाज़िया जी, आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के जरिए? और आखिरी पैगाम यही है कि इस रमज़ान के महीने में जो हम सब लोग बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं, बार बार हाथ धोइए, और ये बार बार ईदें भी आएंगी, बार बार रमज़ान भी आएंगे। इस वक्त हमें अपना भी ख्याल करना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल करना है। इस वक्त मुश्किल वक्त है, ज़रा दूर रहें तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया शाज़िया शाहीन हमारे साथ मौजूद थी, और बड़ी जबरदस्त जी काम कर रहा है इनका इदारा, और मेरे ख्याल से इस तरह से काम करने की जिम्मेदारी तब तक नहीं, मतलब हम सबको समझने की जरूरत है फरीद, कि ऐसे इदारे और गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, लेकिन आप लोग भी जहां जहां आवाज पहुंच रही है कि आप अपनी जिम्मेदारी जरूर उठाएं और इससे लड़ें। ब्रेक पर जाने जी। बिल्कुल नबिया, क्योंकि मैं एक बात हमेशा ऐड करता हूं कि हर चीज गवर्नमेंट ने नहीं करनी है, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूं कि अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट ने करना है और हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है, तो हुकूमत दुनिया भर के आपके हाथ नहीं धुलवाएगा। आपको ये सिर्फ और सिर्फ हाथ की बात नहीं है, आपको ओवरऑल अपने अंदर वो एहसास, वो शऊर पैदा करना पड़ेगा, जिसके तहत आप और गवर्नमेंट, यानी रियासतें जो होती हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पे तरक्की याफ्ता कौमें और हुकूमतें मिलकर जो है वो मुल्क को आगे बढ़ाती हैं। तो आप भी अपने हाथ और अपनी जो जिम्मेदारी है उसका इदराक करें। ब्रेक लेंगे और फिर किचन का रुख करेंगे। स्टे ट्यून विद अस।
खुशामदीद आपको कहेंगे जी। न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन पैगाम रमजान, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से पहले आपको बताया, इन द मिड ऑफ दिस मंथ, इस माह मुबारक के अंदर अशरा मग़फ़िरत है। खूब सारी दुआएं कीजिए, इबादत कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, तौबा कीजिए और ये दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको, इस पूरी दुनिया को और इंसानियत को इस मूज़ी वबा से महफूज रखे, क्योंकि माह रमज़ान है और अल्लाह ताला इस माह मुबारक के अंदर ना सिर्फ अपने बंदों की इबादत को, दुआओं को कबूल करता है, बल्कि अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए और सच्चे दिल से आमीन कहा जाए तो अल्लाह ताला उस आमीन के सदक़े में और बरकत से अल्लाह ताला दुआओं को भी कबूल करता है। किचन में हम आते हैं। किचन में नबिया पहुंच चुकी हैं, हुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और नबिया आप हैं यहाँ पे, और हैंड वॉशिंग की बात हो रही थी तो हैंड वॉशिंग इस वक्त हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि ये हम तमाम लोगों की अपनी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है ताकि हम लोग लड़ सकें कोविड-19 से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना हाथ, अपने हैंड्स को आपने क्लीन करना है 20 सेकेंड्स तक डेटॉल साबुन से, और अपने जहन और दिमाग को भी क्लीन रखना है, सिर्फ हाथ की बात नहीं होती है। तो पूरी सफाई जो है ना जनाब, वो ज़रूरी है आपकी। तो ये जनाब 20 सेकंड हुए मुकम्मल, मेरे हाथ हुए साफ और अब मैं रुक कर रही हूँ किचन का। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बन रहा है आज? अच्छा, आज एक तो वेजिटेबल समोसा बन रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी इफ्तारी का दस्तरखान हो ना, वो पकौड़ों के बगैर मुकम्मल नहीं बिल्कुल, होता। पकौड़े तैयार हैं और मैंने वादा किया था कि जब 15 रोजे हो जाएंगे वैसे उसके बाद बनेगा, लेकिन मैंने सोचा कि एक दिन आज पहले ही जरा बना देते मौज हो जाए जरा, है ना? एडवांस आप हुमा, आपने एडवांस एक दिन अच्छा, पहले ये कर लिया है। बिल्कुल बाजारी पकौड़ों की जो लुक आई है, ये घर में कभी नहीं आती थी। फोके पकौड़े बन जाते हैं और मेरी अम्मी कहती है फोकावट क्या होता है, लेकिन वो समझ गई होंगी। लेकिन होता है, ये बिल्कुल होता है नबिया। और होता ये कि जिस तरह ये पकौड़ा, मेरे अब्बू ऐसे इसको ना कहते हैं कि ये नमकीन जलेबी है। हाँ। और वाकई में अगर आपके पकोड़े, आप प्याज जो है उसके अंदर बारीक लच्छे में काट के और पालक उसमें डालें जी, आलू भी अगर आप बारीक कद्दूकश कर लें, अगर आप नहीं बहुत बारीक काट सकते तो उसके अंदर बेसन ऐड करें मुनासिब सा, ये ना हो कि खाली बेसन के पकोड़े हो। लेकिन जो है इस पे अफ्तारी के वक्त प्लीज प्लीज जरा हाथ जरा हौला रखा करे, ठीक है? बेचारे पकौड़ों को भी जो है ना अपने आप पे तरस आ जाता होगा पेट में जाके कि कहाँ हम लोग आ गए। बिल्कुल। अच्छा जी, इसीलिए नबिया साथ में जो है मैं समोसे बना रही हूँ। ठीक है, समोसे दिखाते हैं हम लोग अपनी ऑडियंस को। बिल्कुल, और समोसे हमारे तैयार हैं। साथ वेजिटेबल समोसा है और उसके साथ जो है बीफ खड़ा मसाला बन रहा है। और बीफ खड़ा मसाला के साथ जहाँ अफ्तारी में पकोड़े होंगे नबिया, तो कैसे हो सकता है कि जामे शीरी ना हो, और जामे शीरी जो इलायची में। बिल्कुल, और जामे शीरी के जो फायदे हैं वो मेरे ख्याल से, हमारे पास टाइम कम रह जाता है, लेकिन जो इसके फायदे और जितना ये हम सबको पसंद है उसकी तारीफ उतनी हो नहीं पाती है। बिल्कुल। प्यास जनाब बुझानी है अगर आपने तो तुख मलंगे डालें, ठंडा ठंडा पानी डालें, जामे शीरी डालें, अगर बच्चे या बुजुर्ग है तो बीच में दूध डालें और आप उनको दें। खाली सरकयात से ये तैयार शुदा जामे शीरी हर घर की पसंदीदा ड्रिंक है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ये जो समोसा हमारे पास तैयार है, इसकी फिलिंग क्या क्या करेंगे? फिलिंग में नबिया मेरे पास मैंने कैरेट ली है, गाजर ली है जी, हरी प्याज लेनी है, बंद गोभी लेनी है आपने, और इन सब वेजिटेबल्स को फाइनली आपने चॉप कर लेना। आप शिमला मिर्च डालना चाह रहे हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इन वेजिटेबल्स को पकाना नहीं है। जब हम वेजिटेबल्स ये पका देते हैं बहुत ज्यादा और उसके बाद हम फिलिंग करते हैं तो समोसे जो है उसके अंदर फिलिंग एक तो ठहरती नहीं है। सौते भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना? कुछ भी नहीं करना। आपने उसके अंदर नमक, मिर्च और थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करनी है, और उस आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप चिकन ऐड करना चाह रहे हैं चिकन ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा जो है वो क्रश करके वो साथ में ऐड कर लीजिए, काली मिर्च ऐड कीजिए और उसकी फिलिंग हम करेंगे समोसे में। जितनी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड करने से चीजें कोई मजे की नहीं बन जाती। ओरिजिनल टेस्ट जो होता है ना फरीद, उसका वो खत्म हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर बहुत सारी चीज़ों में, ये सिर्फ आप कुकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में हम उसकी कॉम्प्लिकेशन में जब चले जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। अगर आप सिंपल रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ आप अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करें। टेस्ट सिर्फ नमक और मिर्च से ही निकलता है, बेसिकली तो नमक से निकलता है। तो आप अगर उसको बैलेंस कर लें और अगर अफ्तारी के बाद फिलिंग बना लें ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए, ऑब्वियसली अफ्तारी मोस्टली खवातीन जब बना रही होती हैं तब चख भी नहीं सकती, तो बाद में आप बना के रख लें और अफ्तारी के वक्त जो है सिर्फ फ्राई कर लें। ठीक। अच्छा नबिया, उसके साथ बीफ खड़ा मसाला बन रहा है, और बीफ खड़ा मसाला के लिए के अलावा सबसे पहले मैं बता दूं, इलायची का जो शरबत है जामे शीरी, उसके साथ एक ड्रिंक बन रही है और स्मूदी बन रही है बनाना के साथ, और उसमें योगर्ट होगा जी, बनाना होगा और इलायची का जो हमारा शरबत है वो इस्तेमाल करेंगे। साथ में बीफ खड़ा मसाला, बड़ा हेल्दी ड्रिंक बनेगा, बड़ा एनर्जेटिक होगा और देखने में भी इतना रिफ्रेशिंग लगेगा ना। कलर उसका इतना मजे का है, जितना मजे का हम जामे शीरी लाल वाला पीते हैं वैसे ही हम गार्निश करेंगे ग्लास को बड़ा प्यारा सा, और अभी हम दिखाएंगे उसके साथ।
पकौड़ों के लिए नबिया एक और टिप मैं दे दूं, वेजिटेबल्स मैंने पहले ही बताया था कि आपने वेजिटेबल्स काट लेनी है और वेजिटेबल्स काट के उसको नमक लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद अब उसके अंदर उसी पानी के अंदर जो है बेसन ऐड करें और बहुत ज्यादा बेसन ना ऐड करें। वेजिटेबल्स जो है नजर आनी चाहिए जैसे कि हमारी नजर आ रही है वेजिटेबल्स, और वो इसीलिए काफी बॉल सा बन जाता है। और इसमें हम कुछ भी अगर हमने बैंगन के पकौड़े बनाने हैं या हरी मिर्च अच्छा, वाले, बैंगन के पकौड़े अगर नबिया बनाने हैं तो उसको आपने नमक और हल्दी लगा के रख देना है। उससे क्या होगा, और उसके बाद आपने जब उसको आधा घंटा उसके रख देंगे, कतलों को लगा के रख देना, कतलों को लगा के रख देना है और उसके बाद लेयरिंग करके उसको रख दीजिए। दो बैंगन पकड़े जो कटे हुए हैं हाथ पे रखे हैं, उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो आप स्टेन कर दें। हम 1-2 दिन में बनाएंगे और फिर मैं उसकी भी जो है प्रॉपर जबरदस्त। लेकिन ये तो बाहर भूल गई यहाँ पे, बताएं क्या आप बता दें। मैं बताऊं, क्योंकि आप हर चीज को मीजान में बिल्कुल यस बिल्कुल। तो फरीद ही बताएंगे आज मिजान के फवायद, क्योंकि फरीद रोज अफ्तारी हम लोग करके जा रहे होते हैं और खाना इतना लजीज बन रहा होता है, तो मेरे हाथ से इसमें मिजान का भी बड़ा अमल दखल है। जी बहुत ज्यादा अमल दखल, क्योंकि हम जो बार बार आप बताती हैं और इस चीज के अंदर है कि हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। जो कुकिंग ऑयल है, कैनोला ऑयल है इसका, तो यकीनी तौर पे जो कुकिंग ऑयल है आपकी जो फूड और डाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम एलिमेंट है। आपकी हेल्थ इस पर डिपेंड करती है। तो अगर आप एक अच्छा कुकिंग ऑयल जस्ट लाइक मीजान आप यूज करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदा है। बिल्कुल, और इसी को आप अपनी फेवरेट चॉइस बनाएं। अच्छा जी, अच्छा नबिया, बीफ खड़ा मसाले की मैं रेसिपी बिल्कुल प्रोसेस में, क्योंकि शुरू में हम नहीं बता सके थे तो मैंने बनानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो आप टिप दे देंगे बीफ हार्ड ना हो। अच्छा, बीफ को मैंने हल्दी डाल के, नमक डाल के और साबुत गरम मसाले डाल के मैंने उसको स्टीम कर लिया था ऑलरेडी अलग से। ठीक है। बाद में मसाला उसका इस तरह से आपने बनाना है, थोड़ा सा अमेज़न जी कुकिंग ऑयल है वो लेंगे हम। उसके अंदर प्याज आपने बारीक नहीं काटनी, 1/4 काटनी है। ओके। उसके साथ टमाटर भी 1/4 काटनी है। अदरक जो है, अदरक भी आपने बारीक नहीं काटनी, जिस तरह आप गार्निश के लिए काटते हैं 1 इंच के साइज में आप वो काट लीजिए। जो लहसुन है जी वो छिला हुआ साबुत इसके अंदर जाएगा। नबिया सबसे पहले लहसुन और प्याज जो है उसको हम ब्राउन कर लेंगे। जब वो लाइट सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम उसमें टमाटर ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, जो मैंने बॉईल किया हुआ बीफ है वो ऐड किया है। उसके साथ मोटी गोल मिर्च जो है वो साथ में ऐड करेंगे, नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें। लेकिन अभी आपने देखा मैंने हरी मिर्च साबित ऐड की, तो वो ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, लेकिन साथ में 2 चीजें बहुत जरूरी है जी। जीरा जो है वो आपने क्रश करके डालना है और धनिया जो है, साबुत धनिया, उसको भी जिस तरह हम पकोड़ों में ऐड करते हैं नबिया, उसको थोड़ा सा जो है या तो बेलन से उसको लाइट सा क्रश कर लीजिए या हाथ से करके वो साथ में ऐड करेंगे। अच्छा हुमा, मैंने हमेशा सुना है कि हर शेफ का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट लाजमी होता है जो वो कभी नहीं बताता, तो वो मुझे बताएं कि क्या ऐसा, मुस्कुरा रही हैं आप, ऐसा होता है? नबिया ये एक सदका जारिया है। हाँ। और मैं यकीन रखती हूँ कि लोग जो है आपकी रेसिपीज ट्राई करते हैं और जब वो ट्राई करते हैं और वो उस पे जब उनका वो फॉर्मूला ना लगे आपका, आपने बता दिया, तो फीडबैक भी आता है उस तरह से। फीडबैक जरूर आता है और आपको नेक्स्ट डे जो है वो रिस्पांस नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सच बता दूं ताकि जो है ये चलता रहे सिलसिला। और क्या फर्क पड़ेगा जी? बिल्कुल 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 सही बात की है। फरीद को ज्वाइन किया है नन्हे मेहमानों ने, तो जरा फरीद इनका तारुफ। जी जनाब, बिल्कुल मैं तारुफ कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं सुन रहा था ये जो आपने बात की है सीक्रेट वाली जो है, जो सीक्रेट, ऐसा आपने भी सुना है? कान खुले रखता हूं मैं। तो मैं कह रहा था कि ये बात वैसे दुरुस्त है। वो कहते हैं बिल्ली के हवाले से कि उसने सब कुछ सिखाया लेकिन शेर को दरख्त पे चढ़ना ना सिखाया। ठीक है, तो ये वो चीज तो नहीं है हुमा, कोई ऐसी चीज जो हिडन सीक्रेट है। मुझे ऐसे लगता है कि प्रैक्टिस जो होती है ना फरीद, मैंने अक्सर खवातीन ऐसे देखी है, मैंने तो प्रोफेशनली सीखा है ना, जो घर में रह के कुकिंग करती हैं, उनका कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह उनकी अक्सर टिप्स इतनी अच्छा वैसे है कि हुमा हमारे सामने बना रही होती है और हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये ब्रेक में आके चेक कर लेते हैं कोई चीज। बिल्कुल ऐसी है। बल्कि मैंने उमा से कल एक बात भी पूछी थी कि उमा, इट इज योर एक्सपर्टीज कि आप यहीं पे रहते, वो तमाम चीजें जल्दी जल्दी बना लेती हैं, तो कोई यहाँ हमारे पास कोई स्पेशल फ्लेम है जो इतनी तेजी से सारी चीजें बन जाती हैं? बहरहाल ये वो चीजें, ये वो टिप्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हिडन है हमारे पास या हम आपसे कुछ छुपाते हैं। सारी चीजें आपके सामने और हम आपको बता रहे होते हैं। 2 नन्हे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक हमारे साथ मौजूद हैं हाजिक और एक है हमारे साथ ओएस। हाजिक और ओएस क्या सुना रहे हैं आप में से? कौन तिलावत सुनाएगा और नात कौन सुनाएगा? आप हाजिक हैं, आप ओएस हैं। लाइए पहले तिलावत से शुरू करते हैं, क्या कर लें? तिलावत से शुरू कर लेते हैं। तिलावत आप करेंगे? तिलावत से शुरू। मिनश्शैतानिर्रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला ला इलाहा इल्ला हू الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله صدق الله العظيم सदक़ल्लाहुल अज़ीम माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। ओएस आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे हमें और छोटी ज़रा कीजिएगा हैं थोड़ी छोटी सी सुनाइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दरे नबी पर रहूंगा पर गिरने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा दरे नबी पर रहूंगा पर गिरने से काम होगा खिलाफे माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा खिलाफे माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा खुदा भी होगा उधर भी है दिल खुदा भी होगा
उधर भी है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हमारा सेगमेंट आज की कहानी उन तमाम बच्चों के लिए भी जो घर बैठे हुए इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी मामास को तंग कर रहे हैं अफ्तारी बनाने में। तो बच्चों टेक के बैठ जाओ, क्योंकि आज की कहानी का जो लेसन है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। ज़हरा, मुझे बताओ, कभी झूठ बोला है वैसे मामा से? कभी लाइफ में? कभी नहीं बोला था। अच्छा, अली कह रहे इसने एक बार बोला था। इसने तो सुबह क्या झूठ बोलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? माइक पे बताओ। बुरी। मामा मना करती है ना? तो ये तो आप सबको पता है ना कि झूठ बोलने के कितने नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होता है? कि हम दोज़ख में जाते। ईशान बताएगा। ईशान को माइक दो। ईशान, झूठ बोलने के क्या नुकसान होते हैं? अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाते हैं और झूठ बोलने से फिर लोग हम पे यकीन भी नहीं करते और हमें गुनाह भी बहुत ज़्यादा मिलते वेरी हैं। गुड। ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? जी। तो अब आज की कहानी बच्चों हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है अल्लाह ताला के एक बहुत ही नेक बुजुर्ग की, वलीउल्लाह की, जो अल्लाह की इबादत में दिन रात गुजारा करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, कोई बुराई नहीं करते थे, अच्छे काम करते थे। तो ये उनकी ज़िंदगी के जो पहले के वाक़यात हैं, जब वो बहुत तालिब इल्म थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उन दिनों का उनका एक वाक़या कुछ इस तरह से बयान होता है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की हम लोग बात करें, जब उनकी उम्र 14 साल की थी, यानी कि 14 ईयर्स के वो थे, तो अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उन्होंने बगदाद जाना था। तो वहाँ पर एक काफ़िला उनको मिला, तो वो उस काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हो गए ताकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके। अब चूंकि सफ़र लंबा था, बगदाद पहुँचना था, वहाँ पे मुश्किलात भी आनी थी, तो आपकी जो वालिदा थी, यानी कि जो उनकी अम्मी थी, उन्होंने क्या किया, जिस तरह से आजकल हमारे पास रुपीज़ होते हैं ना, पैसे होते हैं या डॉलर्स होते हैं बाहर, उस वक्त में अशरफियाँ हुआ करती थी, 40 अशरफियाँ। ठीक है, तो उनकी अम्मी ने उनको 40 अशरफियाँ उनके ड्रेस के अंदर सी के उनको दे दी। यानी कि ड्रेस के अंदर कैसे, जिस तरह पॉकेट्स होती है ना हमारी, कपड़े के अंदर कपड़ा और उसके बाद उसको स्टिच कर दिया। उस वक्त उसको गुदड़ी बोला जाता था, आजकल ऐसा नहीं होता। यानी कि एक ऐसा छोटा सा पर्स और पाउच जो कि आपके ड्रेस के साथ ही स्टिच हुआ हुआ है और उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, उनकी वालिदा ने उनको वो 40 अशरफियाँ दे दी कि रास्ते में अगर खुदा न खास्ता तुम बीमार पड़ जाओ या कोई ज़रूरत पड़े या कोई मसला दरपेश आ जाए तो तुम इसको संभाल कर रखना। अब वो काफ़िला जा रहा होता है, तवील रस्तों से होता हुआ, मुश्किलात से होता हुआ, गर्मी बड़ी होती है, तो उस काफ़िले को डाकू उस पर पड़ जाते हैं, चोर आ जाते हैं, डाकू आ जाते हैं बहुत सारी तादाद में, काफ़िला लूट लेते हैं, लूट मार करते हैं, जिसके पास जो होता है वो सब कुछ उससे पकड़ लेते हैं। तो वो डाकू आते हैं आपके पास और आपसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पास क्या मौजूद है? तो वो कहते हैं कि मेरे पास 40 अशरफियाँ मौजूद हैं। तो डाकू हंसना शुरू हो जाते हैं, मजाक बनाते हैं कि ये अपने मुंह से बता रहा है कि इसके पास 40 अशरफी हैं और मिलता कुछ भी नहीं है उस वक्त। तो वो क्या करते हैं, जो डाकू होते हैं ना, उनको अपने सरदार अहमद उल्फी जिनका नाम होता है उनके पास ले जाते हैं। पूरा वाक़या बयान करते हैं कि ये शख्स कह रहा है कि मेरे पास तो 40 अशरफी हैं। तो जो सरदार उल्फी होता है उन डाकुओं का सरदार, वो कहता है कि हाँ भी बताओ क्या हुआ? तो कहते हैं मेरी माँ ने इस तरह से मुझे 40 अशरफियाँ दी थी कि रास्ते में या वहाँ पर बगदाद पहुँचकर तुम्हारे काम आएंगी, तो ज़रूरत के वक्त के लिए इनको अपने पास संभाल कर रखना। तो वो पूछता है सरदार कि अच्छा तो फिर कहाँ पर है वो अशरफियाँ? तो वो अपना कुर्ता उधेड़ते हैं, उसको खोलते हैं जहाँ पे सिलाई हुई होती है और अंदर से 40 अशरफियाँ बरामद होती हैं। वो जो डाकू होते हैं और जो उनका सरदार होता है पूरा वाक़या देख के बड़ा हैरान होता है कि हम 1000 बार चाह के भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। अब आप सोचो ना, कोई चोरी करने जाए तो किसी को मालूम पड़ेगा कि इस कपड़े के अंदर इस तरह से स्टिच हो सकते हैं पैसे? नहीं ना। तो वो कहते हैं कि फिर आपने क्यों बताया कि आपके पास इतना माल है और हम तो कभी ना पहुंच सकते, तो फिर आपने क्यों बता दिया? आगे से वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं मेरी माँ ने मुझे एक और सबक सिखाया है, एक और दर्स दिया है कि बेटा ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, सच का दामन कभी नहीं छोड़ना। तो इसलिए मैंने सच बोला। अब वो जो चोर, लुटेरे, डाकू और उनका जो सरदार होता है वो बड़े इम्प्रेस होते हैं पूरी कहानी सुन के, पूरा वाक़या सुन के। तो वो भी
जो है वो अच्छा और नेक काम करना शुरू कर देते हैं। लुटेरापन, डाकूपन, सब कुछ वो छोड़ देते हैं। तो आज के लेसन से ईशान हमने क्या सीखा है? कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें हमेशा नेक राह पे चलना चाहिए। वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो प्रॉमिस करो कि तुम लोग कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे और हमेशा सच बोलोगे। गुड। तो आई होप कि हमारे जो घर बैठे प्यारे बच्चे हैं उनको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आज का लेसन उन्होंने ज़रूर सीखा होगा। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।